जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, ये पिछले साल का पेपर है। ठीक है, 2023-24 सत्र का। तो 2024-25 सत्र में जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये आपका। ठीक है, पेपर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेकेंड, यानी जो ECO 302 कोड है आप लोगों का, इसका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बाकी ECO 301 का मैंने आप लोगों को करा दिया था। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं और सारे क्वेश्चन पेपर आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चले इसका एग्ज़ाम आप लोगों का कब है तो आप लोग देख सकते हैं 7 दिसंबर 2024 को यही पेपर आएगा। यानी ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज़रूर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें 50 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोग भी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन पेपर को बाकी लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, ताकि वो भी अपना क्वेश्चन पेपर देख ले कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पिछले साल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे, और अपना प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे आपको हेल्प मिलेंगे, तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है, चलिए इसमें पहला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विकासशील देशों का घटक नहीं है। पहले आप ये जान लीजिए विकासशील देशों के घटक कौन कौन से होते हैं। तो विकासशील देशों में हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और हाई रेट ऑफ पॉवर्टी होता है, यानी गरीबी की उच्च दर होती है, बेरोजगारी की उच्च दर होती है, और जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर होती है विकासशील देशों में। लेकिन जो पूंजी निर्माण का उच्च दर है, ये आपका विकासशील देशों का घटक नहीं है। पूंजी निर्माण का निम्न दर होता है, यानी हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ये बात ध्यान रखेंगे। पूंजी निर्माण की निम्न दर होता है विकासशील देशों में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग देखिएगा क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नेल्सन्स के निम्न स्तरीय संतुलन पासा सिद्धांत का समीकरण नहीं है। तो इनका समीकरण कौन कौन से हैं पहले आप ये जान लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय वितरण का समीकरण इनका है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोग का समीकरण है, और इसमें आपका ठीक है ये दोनों जो है निम्न स्तरीय संतुलन पासा सिद्धांत के समीकरण है ये दोनों। लेकिन पूर्ण रोजगार का समीकरण, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये आपका निम्न स्तरीय संतुलन पासा का सिद्धांत का समीकरण नहीं है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है दूसरे का। ठीक है, चले तीसरा प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। चले तीसरा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, असंतुलित विकास सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है। निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो निगेटिव में आपके एक सही होंगे इसमें। ठीक है, कौन नहीं है तो देखें, असंतुलित विकास के जो समर्थक हैं सिंगर महोदय हैं, फ्लेमिंग महोदय हैं, और आपके जो स्टीटेन है, ये तीनों असंतुलित विकास के सिद्धांत के समर्थक हैं। लेकिन नरकसे महोदय आपके संतुलित विकास के समर्थक हैं। किसके? संतुलित विकास के। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, संतुलित विकास के समर्थक नरकसे हैं, नक्स है। ठीक है, चाहे नरकसे, ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न है आपका, इकोनॉमिक्स थियरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन्स के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं गुन्नार मेंडल। ठीक है, जी मेंडल, इनको शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए छठवां प्रश्न क्या है, उत्पादन फलन की अविभाज्यता संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आर रोडान से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर छठे का। देखिए हिंदी में क्या होता है कि जो इंग्लिश में आप लोगों के क्वेश्चन सेट करे जाते हैं, और इंग्लिश को जो है इसमें हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत होती है हिंदी वाले बच्चों को। चलिए सातवां प्रश्न है, सामाजिक, ठीक है मैं फिर से बताता हूँ। देखें, सामाजिक उपरिव्यय पूंजी का आशय है, सामाजिक यानी सोशल ओवरहेड कैपिटल। ठीक है, सामाजिक उपरिव्यय पूंजी का आशय क्या होता है। तो इसका आशय होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अधोसंरचना। ठीक है, और दूसरा क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सामाजिक अधोसंरचना, ये दोनों होते हैं। ठीक है, आपके सोशल ओवरहेड कैपिटल के ये दोनों आपके स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान रखिएगा। सातवें का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आठवां प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, रोस्टोव के अनुसार आर्थिक समृद्धि के चरण हैं, कितने चरण हैं। तो 5 चरण हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका
8वें का। देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत है तो आप बिल्कुल भी डाउट मत रखिए, तुरंत यहीं स्क्रीनशॉट लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप तुरंत मेरे पास वो फ़ोटो इसका भेज दीजिए कि सर इसका आंसर ये है, मुझे गलत लग रहा है, तो उसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत, मैं बता रहा हूँ सारे गलत नहीं है। आपको डाउट है, आपका डाउट मैं क्लियर करूँगा। देखें, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, पीडीएफ, क्लासेस, जो भी है न्यूज़, सारी चीज़ आपको फ्री में मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी रहती है, मैं जो भी क्लासेस कराता हूँ, सारे नोट्स पीडीएफ फ्री में देता हूँ। ठीक है, जो डाउट है आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चले इसमें 9वां प्रश्न है आपका। अगर कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर मुख्य रूप से निर्भर करता है, इसका उत्तर आपको चाहिए लिखित में, तो भी मैं उसका उत्तर आपको दे देता हूँ। ठीक है, तुरंत दे देता हूँ। अगर मैं लाइव रहता हूँ टेलीग्राम पे तो मैं तुरंत दे देता हूँ। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, तो बहुत ही फायदेमंद है, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, एक अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर मुख्य रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो तकनीकी प्रगति की दर पर। ठीक है, यानी द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर, उत्पादन समृद्धि की दर पर, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन पर, और राष्ट्रीय आय के बचत तथा निवेश के अनुपात पर भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, सामाजिक द्वैतवाद को कौन प्रतिपादित किया? सामाजिक द्वैतवाद। ठीक है, तो सामाजिक जो द्वैतवाद है इसको जे.एच. बोके ने, ठीक है, प्रतिपादित किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। चले 11वां प्रश्न क्या है? प्रदर्शन प्रभाव संबंधित है, बताइए। प्रदर्शन प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है? बिल्कुल, देखें, प्रदर्शन प्रभाव आपका उपभोग फलन से संबंधित होता है। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन से संबंधित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न है, संतुलित विकास सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है ये? तो ध्यान रखेंगे, ये आर नक्स से संबंधित है। ठीक है, या फिर नर्क से, हम लोग नर्क से इसे ही बोलते हैं शुरू से। ठीक है, तो आप लोग नक्स बोलिएगा इनको। ठीक है, चले, ए ऑप्शन आपका राइट है 13 का। चले, प्रश्न नंबर 14 क्या है? वित्तीय द्वैतवाद की अवधारणा दी गई है। वित्तीय द्वैतवाद की जो अवधारणा दी गई है ये एच मिंट के द्वारा दी गई है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, वित्तीय द्वैतवाद की अवधारणा यानी फाइनेंशियल ड्यूलिज्म इज गिवन बाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जी.एच. मिंट के द्वारा दिया गया। चलिए, प्रश्न नंबर 15 क्या है आपका? स्थिर बचत आय अनुपात की मान्यता संबंधित है, बताइए। कांस्टेंट सेविंग इनकम रेशियो इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है ये? तो ध्यान रखेंगे, हैराड डोमर मॉडल से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है 17 नंबर, सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश की जरूरत होती है, किस में जरूरत होती है? बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी में या फिर अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी में? तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल संतुलित विकास रणनीति में। ठीक है, सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करने की जरूरत होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 20 क्या है? ब्याज दर अंतर विद्यमान है, ब्याज दर बताइए। इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस इज एक्सिस्ट इन द फॉलोइंग। ठीक है, ब्याज दर अंतर विद्यमान है, ये किस में विद्यमान है? तो फाइनेंशियल ड्यूलिज्म में। ठीक है, द्वितीय द्वैतवाद में। बी ऑप्शन राइट है आपका, प्रश्न नंबर 20 का। चलिए, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, तकनीकी द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, कौन है? तो जो हिगिंस हैं ये तकनीकी द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो प्रोपाउंडर ऑफ टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म के। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 21 का। चलिए, प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, बोके के अनुसार द्वैतवाद समानार्थी है, किसके समानार्थी है? तो ईस्टर्न कंट्रीज के। ठीक है, पूर्वी देशों के। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 23 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, साधन उपलब्धता में अंतर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म से। ठीक है, तकनीकी द्वैतवाद से। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 23 का। चलिए, अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधोसंरचना का घटक नहीं है? ठीक है, अधोसंरचना का घटक कौन सा नहीं है, बताएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना का घटक कौन सा नहीं है?
बिल्कुल, देखिए हाउस कंस्ट्रक्शन जो है गृह निर्माण, ये अधोसंरचना का घटक नहीं है, बाकी परिवहन, विद्युत और संचार, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन ये आपके क्या हैं, अधोसंरचना के घटक हैं, गृह निर्माण नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। हैराल्ड डोमर प्रारूप के अनुसार समृद्धि दर बराबर है, किसके बराबर होती है? तो सेविंग रेशियो डिवाइड इनटू कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, बचत दर बटे पूंजी उत्पाद के अनुपात में हैराल्ड डोमर प्रारूप आपका समृद्धि दर बराबर होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 25 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव नहीं है? तो देखें इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज दर, ये आपके निर्धनता दुष्चक्र का अवयव नहीं है। बाकी कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, ये निर्धनता दुष्चक्र के अवयव हैं तीनों, याद रखिएगा इनको भी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 27 क्या है? देखिए जो निगेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो सोने पे सुहागा होता है, उसमें आपके दो प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है। एक जो है और एक जो एक्चुअल में नहीं है, और एक जो है जो एक्चुअल में है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न बचत तत्व है, निम्न बचत तत्व, लो सेविंग इज एलिमेंट ऑफ, निम्न बचत तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे जो सप्लाई साइड ऑफ विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी के दुष्चक्र के पूर्ति पक्ष का है, और जो गरीबी के दुष्चक्र के मांग का पक्ष है, ये दोनों निम्न बचत में आते हैं, ठीक है। डिमांड साइड ऑफ विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, ये दोनों है। सी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विकास का आर्थिक निर्धारक नहीं है? विकास का आर्थिक निर्धारक, इकोनॉमिक डिटरमाइंड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक यानी जो विकास का आर्थिक निर्धारक, इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, और जो ह्यूमन रिसोर्स है, और जो आपका टेक्नोलॉजी है, ये तीनों आपके, ठीक है, विकास का आर्थिक निर्धारक है। लेकिन आपका जो न्यायिक सामाजिक संगठन है, ये आपका विकास का आर्थिक निर्धारक नहीं है। 28 का सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जस्टिफाई सॉरी जस्टफुल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, टेलीग्राम पे मैं ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप लोग जा कर के देख लेंगे। मानव पूंजी में विनियोग का अर्थ है, मानव पूंजी में, ठीक है, विनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज, मानव पूंजी में विनियोग का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? तो शिक्षा पर व्यय होता है, ठीक है, प्रशिक्षण पर व्यय होता है, और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है कथन दिया है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो नक्श ने दिया था ये कथन, नक्श महोदय का ये स्टेटमेंट है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, प्रत्यस्थ प्रभाव की अवधारणा दी गई है किसके द्वारा? तो मिर्डाल के द्वारा दी गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले आप लोग यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 है, हैराल मॉडल में विकास की वांछित दर GW बराबर होती है, किसके बराबर होती है ये बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बचत की सीमांत प्रवृत्ति बटे पूंजी उत्पादन अनुपात के, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या पूछा है, हैराल्ड मॉडल में बचत फलन का सही रूप है, तो इसका सही रूप क्या है बताने का प्रयास करेंगे। तो ST = BYT, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि मैंने क्लास नहीं करा पाया, नहीं तो इन सब पे आपके दो प्रश्न मिल जाते हैं। देखिए चाकूधार संतुलन संबंधित है, ठीक है, निफ एज इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू, चाकूधार संतुलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हैराल्ड प्रारूप से संबंधित है, ठीक है, हैराल्ड मॉडल से। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, क्लासिकल समृद्धि सिद्धांत जुड़ा है, क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी इज रिलेटेड इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, क्लासिकल समृद्धि विकास जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो ध्यान रखेंगे एडम स्मिथ से, डेविड रिकार्डो से, और TR माल्थस से भी। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्लासिकल
ग्रोथ थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, इन सभी से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है इसमें, द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं गुनान मेडल। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन फलन हैराल्ड के समृद्धि प्रारूप से संबंधित है। तो ये स्थिर साधन अनुपात संबंधित है, ठीक है। फिक्सेड फैक्टर प्रोपोर्शन, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। 39 नंबर प्रश्न है आपका, हैराल्ड की तटस्थता के अनुसार लाभ की स्थिर दर पूंजी उत्पादन अनुपात होगा, कितना होता है। तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्थिर होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा प्रस्तुत की गई। किस वर्ष में यह अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। 1962 में, 1962 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, करके सीखने की अवधारणा दी गई। लर्निंग बाय डूइंग इज गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया है। तो के एरो के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 41 का। चलिए प्रश्न नंबर 42 क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप आय के वितरण और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के बीच संबंध का विश्लेषण करता है। तो ये काल्डार का प्रारूप है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 42 का। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का, अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक कौन है। इसके प्रतिपादक रोमर है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर इसमें 45 पूछा गया था, बेहतर तकनीक जिसके परिणाम स्वरूप नए उपकरणों में निवेश किए बिना उत्पादन में वृद्धि होती है कहलाती है। वो क्या कहलाती है। असंबद्ध तकनीकी प्रगति कहलाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 46 क्या है, निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक पूंजी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, जो आपका फिजिकल कैपिटल होता है, भौतिक पूंजी, ये आपका बौद्धिक पूंजी नहीं होता है। बाकी आपका ह्यूमन कैपिटल, रिलेशन कैपिटल और स्ट्रक्चर कैपिटल, संबंध परक पूंजी, संरचनात्मक पूंजी, मानवीय पूंजी, ये बौद्धिक पूंजी है, ठीक है। फिजिकल आपका कैपिटल बौद्धिक पूंजी नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, भाई रेनिस मॉडल में कृषि विकास के किस चरण में श्रम का अधिशेष समाप्त हो जाता है। तो ये तृतीय चरण में समाप्त हो जाता है, थर्ड स्टेज में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, लेख यानी ये ए लेख है, ठीक है, आर्टिकल है। लेख यानी आर्टिकल, ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट संबंधित है, किससे संबंधित है। भाई रेनिस से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस दोहरी अर्थव्यवस्था के प्रारूप में काब डगलस उत्पादन फलन का प्रयोग हुआ है। किस में हुआ है। तो बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल जार्गेंसन प्रारूप में हुआ है, ठीक है, जार्गेंसन मॉडल में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा 50 नंबर है, राउल प्रेविस का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी से संबंधित है, ठीक है, निर्भरता सिद्धांत से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है 50 का, ठीक है। दोस्तों इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, बाकी सभी साथियों के साथ अपने व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।